Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. Quickly मुद्दे पे आते हैं सर, टाइम बहुत कम है. वी आर गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ OEM CM. ये टोटल 3 जगह आता है. चैप्टर नंबर 1 सप्लाई में, चैप्टर नंबर 7 ITC में और चैप्टर नंबर 6 वैल्यूएशन में. अपने आप में टॉपिक लेंदी नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट्स का पार्ट बनता है, प्रैक्टिकल का पार्ट बनता है. तो सिली मिस्टेक्स की वजह से यू लूज द नंबर, ओके, यू लूज द मार्क्स. तो एज यूजुअल द स्टार्ट करने से पहले मैं जो पीडीएफ अभी यूज करने वाला हूँ हैंड रिटन, आई विल बी पोस्टिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट 14 अप्रैल को. आप ये चीज चेक कर सकते हो. ये मेरा पीडीएफ का आप स्कैन, यू कैन डू इट एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम पे. एमसीक्यूज प्लीज सॉल्व कर लेना. आईसीआई के एमसीक्यूज उसके सामने अच्छे लगेंगे, इजी लगेंगे. उसके सिवाय क्या, एज यूजुअल अगर नए हो चैनल पे या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड, इट हेल्प्स यू टू स्टे अपडेटेड. अभी एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली है, ऑलरेडी आ रही है. चलो सर, सीधा शुरुआत करते हैं. ओईएम और सीएम का बेसिक फंडा समझ लो पहले क्या है. एक होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल. आप इसको एप्पल की तरह समझ लो. यस, एप्पल कंपनी. अब लेट से वो अपना एक पर्टिकुलर कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द आईफोन एक किसी से बनवा रही है. एग्जांपल लेट से ये है टाटा प्रोडक्शन, कोई भी ले लो, आई एम टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. सो ये ओईएम है और ये सीएम है. इसको, ये है हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ये हमारा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर. सप्लाई कौन कर रहा है? सीएम कर रहा है. सीएम कंपोनेंट बना के देता है ओईएम को. दे आर प्रोवाइडिंग द सप्लाई टू ओईएम. तो सप्लायर इज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, ये गुड्स बना के देता है. समझ में आया बेसिक? अब सर स्टार्ट करते हैं सीधा मुद्दे की बात. ओईएम ने सीएम को, सबसे पहले चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं कि मोल्ड्स एंड डाइस. अब सर ये मोल्ड्स एंड डाइस क्या होते हैं? ये टूलिंग की कॉस्ट होती है, ठीक है. बनाने के लिए, कंपोनेंट बनाने के लिए मोल्ड्स वगैरह लगते हैं, बट उसकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है. जनरली इसकी कॉस्ट बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओईएम पे होती है. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है दैट ओईएम विल बियर द कॉस्ट बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में चलेगा, लेट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 2 साल के लिए ये मोल्ड्स एंड डाइस ओईएम सीएम को भेज देगा, उसके बाद वापस ले लेगा. तो दिस इज नॉट अ परमानेंट डिस्पोजल. ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के लिए उसको दिया जा रहा है. कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे लिए काम करते हो, मैंने बोला भाई वो काम करने के लिए आप ये पेन यूज करो, ये पेन बाद में मुझे वापस कर देना. तो दिस इज अ मोल्ड. आई एम एन ओईएम एंड यू आर अ सीएम. तो टेम्पररी ट्रांसफर किया जा रहा है. तो जब ये मोल्ड्स एंड डाइस टेम्पररी ट्रांसफर किए, क्या इसका कोई कॉस्ट लगा? आंसर इज नो. कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगा. तो सर सवाल पहले तो ये उठता है, इज इट अ सप्लाई? सप्लाई मतलब क्या ये टैक्सेबल इवेंट हुआ क्या? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए कंसिडरेशन इज मिसिंग. और जब कंसिडरेशन ना हो तो हमारा दिमाग बढ़ता है शेड्यूल नंबर 1 की तरफ. क्या शेड्यूल नंबर 1 यहाँ पे लग रहा है? नहीं लग रहा. क्यों नहीं लग रहा जनाब? क्योंकि इसके अंदर जो 4 पैराग्राफ्स होते हैं इन शेड्यूल नंबर 1, नन ऑफ देम इज एप्लीकेबल. पैराग्राफ नंबर 1 में क्या होता है? परमानेंट डिस्पोजल होता है. आईटीसी तो लिया है मैंने इसका, लेकिन क्या मैंने ये परमानेंटली डिस्पोज किया है? नहीं. आई हैव ट्रांसफर्ड इट फॉर टेम्पररी पीरियड. पैराग्राफ नंबर 2 क्या यहाँ पे लगेगा? नहीं, क्योंकि ये आपस में क्या रिलेटेड पर्सन है? कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है? नो, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजेक्शन में एंटर कर रही है. क्या पैराग्राफ नंबर 3 वो तो प्रिंसिपल एजेंट का लगता है, इनमें कोई प्रिंसिपल एजेंसी का रिलेशनशिप नहीं है. पैराग्राफ नंबर 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस का लगता है, वो भी यहाँ पे नहीं है. तो सर पहली बात तो ये समझ आया कि ये जब ट्रांसफर हुआ टेम्पररी पीरियड के लिए, दिस इज नॉट अ सप्लाई, तो इनको कहीं जीएसटी वगैरह पे नहीं करना. अब बात ये आती है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने इसका यूज करके जो कंपोनेंट्स बनाए, ये कंपोनेंट सप्लाई किए ओईएम को, तो इसका भैया इनवॉइस भी तो चढ़ा होगा. इसका इनवॉइस भी तो चढ़ा होगा. और इसके अंदर बात आती है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई की, जो सीएम ने ओईएम को दिया. नाउ द क्वेश्चन कम्स विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 6 वैल्यूएशन, दैट विल द वैल्यू ऑफ मोल्ड डाइस बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय सीएम टू ओईएम. कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने जो ओईएम को सप्लाई दिया बना के कंपोनेंट, उस वैल्यूएशन में इस मोल्ड एंड डाइस का कोई रिलेशनशिप आएगा क्या? क्या उसको इंक्लूड करना है क्या? देखो हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 15 का दिमाग. सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू लो. सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कि आपको कुछ चीजें इंक्लूड करनी है. उसके अंदर एक 15(2)(b) आता है, वो है आपका सप्लायर्स ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपिएंट. आप बिल्कुल बेसिक्स पे स्टिक करो. सप्लायर्स ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपिएंट. अब मुझे बताओ इसके अंदर सप्लायर कौन है? सप्लायर है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, दैट इज टाटा. एंड क्या ये ऑब्लिगेशन सीएम का था? क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था क्या कि ये मोल्ड्स एंड डाइस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को यूज करने अपने, और फिर ओईएम ने दियो? देन इन दैट केस इट वुड फॉल अंडर 15(2)(b. you just have to apply the condition that whether it was an obligation of supplier, and supplier is CM. I'm talking about the valuation of the component. Okay, so you will ask a question that as per contract who is liable to provide mold dies? किसको इसका खर्चा बियर करना है? अगर ओईएम को ही करना है तो दिस इज अ ओईएम्स रेसिपिएंट्स ऑब्लिगेशन पेड बाय रेसिपिएंट. तो यहाँ पे 15(2)(b) का कोई मतलब ही नहीं है. लेकिन हाँ, अगर ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मतलब सप्लायर को बियर करना था,
और फिर इट इज पेड बाय रेसिपिएंट। सो दिस इज द केस ऑफ सप्लायर्स ऑब्लिगेशन विच इज पेड बाय रेसिपिएंट, सेक्शन 15(2)(b) वो अप्लाई कर जाएगा। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी इन द वैल्यूएशन। कौन सी वैल्यूएशन? जो टाटा ने इनवॉइस भेजा होगा ओईएम को, लेट्स से एप्पल को। सर ये एमोर्टाइज कॉस्ट मतलब अरे टूलिंग की जो मोल्ड्स वगैरह की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होती है, तो डिपेंडिंग कितना माल प्रोड्यूस हुआ है उसके हिसाब से उसका एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट वो है वो हमें लगाना पड़ेगा। पूरी की पूरी नहीं लगाएंगे क्योंकि दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेनी यूनिट्स। ठीक है, ये बात आती है आपकी वैल्यूएशन की चैप्टर नंबर 6 में। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। फिर एक सवाल आता है आईटीसी का, बस यही एक और चीज आपको समझनी है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एप्पल ने आईटीसी लिया होगा विद रिस्पेक्ट टू दीज मोल्ड्स। लेट्स से उसने बाय किए थे मार्केट से, इसका आईटीसी लिया होगा। अब जब ये ट्रांसफर किया तो क्या इसके आईटीसी का रिवर्सल करना है क्या? दोबारा वही सवाल आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लायबिलिटी किसकी है। अगर ये लायबिलिटी ओईएम की ही थी, मतलब रेसिपिएंट की ही थी, ठीक है, एप्पल को ही खर्चा करना था, एप्पल ने ही किया और उसका आईटीसी लिया, तो इसमें कोई आईटीसी रिवर्सल की बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये सप्लाई थोड़ी ना बनी है कोई, मतलब दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ सप्लाई और एनी काइंड ऑफ परमानेंट डिस्पोजल, तो आईटीसी रिवर्सल क्यों करेंगे? क्या कोई एग्जाम सप्लाई हुई है? कुछ भी कंडीशन लगा क्या जिसके अंदर वी कैन से दैट आईटीसी नहीं मिलना चाहिए था? No, everything is complied and this transfer happened in the course of furtherance of business only. This is the main condition of ITC. OEM ने, एप्पल ने ये मोल्ड्स जो टाटा को दिए हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, ये बिजनेस के चलते दिए हैं, कोई ऐसा पर्सनल काम के लिए नहीं दिए। तो इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस, मोल्ड्स आर यूज्ड फॉर बिजनेस, तो कोई आईटीसी रिवर्सल नहीं करना है, आईटीसी बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि टाटा को अपने खुद के मोल्ड्स यूज करने थे एंड देन स्टिल ओईएम मतलब एप्पल ने उसको दिया था मोल्ड्स, तो दैट ट्रांसफर एंड दैट मूवमेंट इज नॉट हैपनिंग इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर तो तुम्हें करना ही नहीं था ना खर्चा ये वाला। इन दैट केस आईटीसी रिवर्सल विल बी रिक्वायर्ड। मतलब हम ये बोलेंगे कि तुम इसके हकदारी नहीं हो, तुम इसके हकदारी नहीं हो, बिकॉज नाउ यू आर ट्रांसफरिंग इट एंड उसके ऊपर आपने आईटीसी लिया था। on these particular molds you took ITC and this you transferred when it was not even your obligation. So this is not now you're in not in your course of furtherance of business. ये टाटा को खर्चा करना था, तुमने क्यों किया? ये तुम्हारे बिजनेस के लिए ट्रांसफर नहीं हुआ फिर, और जब आपके बिजनेस के रिस्पेक्ट में ट्रांसफर नहीं हुआ then now the ITC reversal because you're not eligible for ITC, है ना, तो आपका आईटीसी रिवर्सल हो जाएगा। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये 3 चैप्टर्स थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आता है, एडजस्टमेंट बन के आता है, तो वहां पे आपकी गलती हो जाती है। बहुत बच्चों की गलती होती है, लगा मुश्किल से 7-8 मिनट, लेकिन आपके नंबर बच सकते हैं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। बस यही था इस वाले शॉर्ट में, ज्यादा बड़ा नहीं था, शॉर्ट ही था ना, रिविजन नहीं था पूरा डिटेल। सो टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।